रात के 2 बजे हैं। तुम अंधेरे कमरे में अकेले बैठकर फोन की स्क्रीन को घूर रहे हो। दिल की धड़कनें तेज है, आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। कुछ घंटों पहले तुम्हारी प्रेमिका ने तुमसे कहा कि कोई तीसरा उसकी जिंदगी में आ चुका है। उसने तुम्हारा प्यार छीन लिया है, तुम्हारे दिल और आत्मा पर जैसे हथौड़ा चला हो। अचानक सब बिखर गया। दिमाग यकीन नहीं कर पा रहा। ये वही लड़की है जिसे मैंने अपना सब कुछ दिया। आज वो किसी और के साथ कैसे चली गई? उस अंतिम मैसेज में उसने लिखा था कि मुझे जाने दो, मैं उसके साथ खुश हूं। ये पढ़कर तुम्हारे सीने में दर्द की लहर दौड़ गई। सांस लेना मुश्किल, खाना पीना तो दूर की बात, जैसे जिंदगी की अहमियत ही खत्म हो गई हो। धोखे का ये जख्म किसी शारीरिक चोट से भी गहरा चुभ रहा है। वैज्ञानिक अध्ययनों ने भी पाया है कि प्यार में अस्वीकार होने पर इंसान के दिमाग में वही हिस्से सक्रिय हो जाते हैं जो कोकीन जैसे नशे की लत छूटने पर होते हैं। तुम उसी तरह अपने पूर्व प्रेम को तरस रहे हो, जैसे कोई लतड़ी व्यक्ति अपनी अगली खुराक को तरसता है। रातों की नींद उड़ चुकी है। बार बार मन में बस एक ही ख्याल, वो वापस आ जाए, कोई चमत्कार हो जाए। ये हालत सिर्फ तुम्हारी नहीं है। प्यार में ठुकराया हर शख्स इसी दर्दनाक दौर से गुजरता है। शोध बताते हैं कि दिल टूटने के बाद इंसान जागते समय का 85% हिस्सा उसी खोए प्यार के बारे में सोचते हुए बिताता है। घंटों तक रोना, बेवजह मैसेज या कॉल करना, वापस भीख मांगना, ये सब सामान्य प्रतिक्रियाएं हैं जब किसी का प्यार उससे छीन लिया जाता है। तुम्हारी कहानी में भी शायद ये सब हो रहा है। लेकिन भाई, यही वो मोड़ है जहां से तुम्हें उठना है। इसी अंधेरे में एक रास्ता है जो तुम्हें खुद को दोबारा पाने की ओर ले जाएगा। इस वीडियो में हम इसी कठिन सच का सामना करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर कोई तीसरा आता ही क्यों है। वो कौन सी मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक वजह है कि एक बाहरी इंसान तुम्हारा रिश्ता तोड़ने में कामयाब हो जाता है। फिर समझेंगे उस लड़की के दिल और दिमाग की यात्रा को। उसे ऐसा क्या मिला उस तीसरे में कि वो अपने प्यार को छोड़ने तक तैयार हो गई? उसके अंदर कौन से भावनात्मक खालीपन या अटैचमेंट स्टाइल काम कर रहे थे? और फिर सबसे बड़ा सवाल, क्या वो लौट सकती है? अगर हाँ, तो किन हालात में? उसकी वापसी के पीछे कैसी मनोस्थिति होती है? और क्या वापस आने के बाद रिश्ता पहले जैसा बन सकता है या नहीं? और आखिर में सबसे जरूरी हिस्सा, तुम्हारे जीवन का नायक तुम खुद बनो। निर्भय मार्ग दृष्टिकोण से हम बात करेंगे कि इस धोखे से उबरकर खुद को दोबारा खड़ा करने का रोड मैप क्या है। हीलिंग, चंगा होना कैसे हो, टूटे हुए आत्मसम्मान को कैसे दोबारा जोड़ा जाए, और अपने भीतर ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन लाना कि चाहे वो लौटे या न लौटे, तुम्हारी जिंदगी फिर संवर जाए। हम चर्चा करेंगे ठोस एक्शनेबल कदमों की जो तुम्हें दर्द से शक्ति की तरफ ले जाएंगे। ये कोई सूखा लेक्चर नहीं होगा। इसमें हम वास्तविक कहानियां और उदाहरण शामिल करेंगे। ऐसी केस स्टडीज जहां पुरुषों ने धोखा खाने के बाद खुद को चुना और सफलता पाई। साथ ही स्टोइसिज्म, स्टोइक दर्शन के सबक, रॉबर्ट ग्रीन की रणनीतियां, अटैचमेंट थ्योरी के सिद्धांत और एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के दृष्टिकोण, इन सबको सरल हिंदी में समझेंगे और देखेंगे कि इनका इस्तेमाल तुम्हारी स्थिति में कैसे किया जा सकता है। तो बने रहिए इस पूरे सफर में, क्योंकि अंत में एक ऐसा सिनेमैटिक अनुभव होगा जो भावनात्मक रूप से आपको झकझोर कर प्रेरित करेगा। चलिए शुरुआत करते हैं उस भावनात्मक भूचाल से जिसने आपकी जिंदगी हिला कर रख दी है। रिश्ते में तीसरे की एंट्री, क्यों और कैसे? राहुल और नेहा 3 साल से रिश्ते में थे। शुरुआत में उनका प्यार बहुत गहरा था, लेकिन धीरे धीरे व्यस्तताओं और अनकहे मनमुटाव ने दूरी पैदा कर दी। नेहा को अक्सर लगता था कि राहुल काम में इतना डूब गया है कि उसके जज्बातों को समझ नहीं पा रहा। ऐसे में नेहा के ऑफिस का एक सहकर्मी आदित्य उससे रोज मिलता जुलता रहा। कभी प्रोजेक्ट पर साथ काम करते हुए हंसी मजाक, तो कभी चाय के ब्रेक में दिल की बातें। आदित्य नेहा को वो ध्यान और तारीफ देने लगा
जो उसे राहुल से कम मिलता महसूस हो रहा था। कुछ महीनों में नेहा और आदित्य के बीच एक भावनात्मक संबंध पनप गया। नेहा ने महसूस किया कि आदित्य उसकी हर बात सुनता है, उसकी तारीफ करता है और उसे विशेष महसूस कराता है। एक दिन एक बहस के बाद आंसुओं में डूबी नेहा को आदित्य ने सांत्वना देते हुए हल्के से उसके बालों को सहलाया और वहीं से एक सीमा पार हो गई। नेहा ने खुद को उस सहकर्मी की बाहों में पाया और कुछ ही हफ्तों बाद राहुल को छोड़ने का फैसला कर लिया। ये कहानी अनोखी नहीं है। हकीकत में अधिकांश ब्रेकअप का कारण किसी तीसरे व्यक्ति का आ जाना ही होता है। शोध बताते हैं कि दुनिया भर की 160 संस्कृतियों के अध्ययन में पाया गया कि वैवाहिक या प्रेम संबंध टूटने का सबसे आम कारण बेवफाई, इनफिडेलिटी है। यानी जब कोई तीसरा तुम्हारा प्यार छीन लेता है तो तुम अकेले नहीं हो। ये तकलीफनाक घटना बहुत से लोगों की जिंदगी में घटती है। अब सवाल उठता है कि आखिर वो तीसरा आता क्यों है? एक मजबूत रिश्ते में कोई बाहरी व्यक्ति एंट्री कैसे कर जाता है? इसके पीछे कई कारण और परिस्थितियां हो सकती हैं। भावनात्मक दूरी और कम्युनिकेशन की कमी। जब कपल के बीच बातचीत कम हो जाए, भावनाएं दबने लगें और एक दूसरे की जरूरतें अनसुनी रह जाएं, तो एक खालीपन पैदा होता है। इस खाली जगह को कोई तीसरा व्यक्ति भर सकता है। एक सहकर्मी, दोस्त या जान पहचान का, जिसे आपके पार्टनर का दुख दर्द सुनने और समझने का मौका मिल जाता है। नेहा के मामले में भी यही हुआ। राहुल से मन की बात न कह पाने की कमी को आदित्य ने भर दिया। रिश्ते में रोमांच या आकर्षण का खत्म होना। लंबे रिश्तों में अक्सर शुरुआत का जोश धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी की उलझनों में पार्टनर पहले जितना रोमांटिक या उत्साही नहीं रहता। तब कोई नया इंसान जो ताजगी और रोमांच लेकर आता है, आकर्षक लगने लगता है। एक नया चेहरा, नई तारीफें, नए तरीके से इंप्रेस करने की कोशिश। ये सब मिलकर आपके पार्टनर को ये एहसास दिला सकते हैं कि शायद नया वाला प्यार ज्यादा खास है। प्रशंसा और भावनात्मक वैलिडेशन की तलाश। हर इंसान चाहता है कि उसे सराहा जाए, खास महसूस कराया जाए। अगर आपकी गर्लफ्रेंड को आपसे वो तारीफ, सम्मान या भावनात्मक सहारा नहीं मिल रहा था जिसकी उसे जरूरत थी, तो संभव है किसी और ने मीठी बातें करके उसका दिल जीत लिया हो। बहुत सी महिलाएं बातचीत, हमदर्दी, इज्जत, समर्पण और लगातार एडोरेशन की भूखी होती है। अगर वर्तमान रिश्ते में ये कमी हो और कोई तीसरा व्यक्ति ये भावनात्मक सहारा देना शुरू करे, तो दिल उसके तरफ झुक सकता है। अवसर और नजदीकी, अपॉर्चुनिटी एंड प्रॉक्सिमिटी कभी कभी धोखा किसी सोची समझी योजना से नहीं होता, बल्कि परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि फिसलन हो जाती है। उदाहरण के लिए, ऑफिस में साथ काम करने वाला या कॉलेज का दोस्त जिसके साथ लंबा समय बितता है। हंसते खेलते रोजमर्रा की साझेदारी से भावनाएं गहरी होने लगती है। एक सर्वे में पाया गया कि करीब 31% अफेयर किसी सहकर्मी के साथ शुरू होते हैं। रोज साथ काम करते करते अनजाने में एक भावनात्मक बंधन बन जाता है, और अगर सही गलत की सीमाएं स्पष्ट न हो तो वही रिश्ता शारीरिक नजदीकी में बदल सकता है। आजकल सोशल मीडिया ने भी ऐसे मौकों को बढ़ा दिया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर पुराने परिचित या अजनबी लोग चंद मैसेज के बाद दिल के करीब आने लगते हैं। लगभग 1/3 तलाक के मामलों में सोशल मीडिया, विशेषकर फेसबुक, का हाथ पाया गया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कितने ही छुपे रिश्तों का अड्डा बन चुके हैं। प्रतिबद्धता की कमी और व्यक्तिगत मूल्य। कुछ लोगों में वफादारी की भावना उतनी मजबूत नहीं होती। ये कड़वा सत्य है कि कुछ व्यक्ति कमिटेड रहते हुए भी मौका मिलने पर बहक सकते हैं, क्योंकि उनके भीतर नैतिक बाधा कम होती है। हो सकता है आपकी पार्टनर ने रिश्ते को उतनी गंभीरता से न लिया हो, या उसके मन में ग्रास इज ग्रीनर यानी कहीं और ज्यादा सुख मिलने का भ्रम घर कर गया हो। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के अनुसार इंसानों में, विशेषकर महिलाओं में, एक प्रवृत्ति होती है कि वे अपने साथी के विकल्पों का अवचेतन रूप से मूल्यांकन करती रहती है। अगर कोई बेहतर साथी मिलने की संभावना दिखे तो मौजूदा रिश्ता छोड़ने की चाह पैदा हो सकती है।
ये मैच स्विचिंग रणनीति हमारे पूर्वजों से विकसित हुई है। मतलब अगर अवचेतन मन वर्तमान पार्टनर को कॉस्टली या अनुपयुक्त मानने लगे और किसी दूसरे को ज्यादा फायदेमंद देखे तो मन उस ओर खिंच सकता है। तीसरे व्यक्ति द्वारा जानबूझकर किया गया आकर्षण मेट पोचिंग कई बार रिश्ता टूटने में जितनी भूमिका अंदरूनी कमियों की होती है उतनी ही बाहरी प्रलोभनों की भी। हो सकता है उस तीसरे ने सोचे समझे तरीके से आपकी गर्लफ्रेंड को लुभाया हो। रिसर्च बताती है कि लगभग 64% पुरुष और 49% महिलाएं किसी कमिटेड इंसान को रिझाने की कोशिश कर चुके हैं। मतलब आधे से ज्यादा पुरुषों ने अवसर मिलने पर किसी और की गर्लफ्रेंड को अपने लिए पाने का प्रयत्न किया है। इसे मेट पोचिंग कहते हैं। कई मित्र या करीबी लोग पहले दोस्त बनकर भरोसा जीतते हैं और फिर धीरे धीरे रोमांटिक अंदाज में डोरे डालने लगते हैं। उदाहरण के लिए वो आपकी गैर मौजूदगी में आपके पार्टनर को ज्यादा वक्त देने लगेंगे या आपके बारे में नकारात्मक बातें उसके कान में भरेंगे। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारी कदर नहीं करता टाइप। एक अध्ययन में देखा गया कि ऐसे मेटपोचर्स समय के साथ मूल कपल के बीच कमिटमेंट को कमजोर कर देते हैं। जितना ज्यादा बाहरी इंसान ध्यान और अपनापन दिखाता है उतना ही आपके पार्टनर को लगने लगता है कि शायद मौजूदा रिश्ता उतना खास नहीं और वो तीसरा व्यक्ति ज्यादा आकर्षक उपयुक्त है। व्यक्तिगत असुरक्षाएं और अटैचमेंट शैली। कभी कभी समस्या आपकी पार्टनर के मन के अंदर होती है। कुछ लोग बचपन या पिछले संबंधों के घाव लेकर चलते हैं जो उन्हें एक स्थिर रिश्ते में भी बेचैन रखते हैं। अगर आपकी गर्लफ्रेंड का अटैचमेंट स्टाइल असुरक्षित, इनसिक्योर था, जैसे एंग्शियस, व्यग्र अटैचमेंट, तो हो सकता है छोटी सी अनदेखी पर भी उसने सोचा हो कि शायद तुम मुझे छोड़ दोगे इससे पहले मैं किसी और को पकड़ लूं। या अगर उसकी प्रवृत्ति अवॉइडेंट, बचने वाली थी, तो जब रिश्ते में ज्यादा नजदीकी या तनाव आया वो घबराकर भागने के लिए किसी बहाने नए इंसान की ओर दौड़ गई। मनोविज्ञान के मुताबिक अवॉइडेंट प्रवृत्ति वाले लोग अंतरंगता से बचने के लिए धोखा कर सकते हैं, यानी रिश्ते से भागने का बहाना ढूंढते हैं, जबकि एंग्शियस प्रवृत्ति वाले लोग अपने भावनात्मक खालीपन को भरने के लिए किसी और की ओर दौड़ते हैं। इन गहरे मनोवैज्ञानिक कारकों को हम अगले सेक्शन में और विस्तार से समझेंगे, क्योंकि वे सीधे उस लड़की के निर्णय और मनोस्थिति से जुड़े हैं। अक्सर ऐसा होता है कि रिश्ते में कुछ कमियां या दूरियां होती हैं और तभी कोई तीसरा उन दरारों में प्रवेश करने का मौका पाता है। ठीक पानी की धार की तरह जो एक छोटे से क्रैक से पूरी दीवार को गीला कर देती है। यह समझना जरूरी है कि अगर तुम्हारी पार्टनर बहक गई या किसी और के साथ चली गई तो ये उसके चरित्र और फैसले को दर्शाता है, ना कि सिर्फ तुम्हारी कमी को। निश्चित रूप से एक स्वस्थ रिश्ते के लिए दोनों को मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन विश्वासघात का निर्णय उसी ने लिया जो बाहर गया। इसलिए खुद को बेरहमी से दोष देने के बजाय स्थिति का वास्तविक विश्लेषण करो। देखो कि कहां कमी रह गई थी। क्या संचार में चूक हुई? क्या तुमने उसे समय या सराहना कम दी? या क्या उसकी ही अपेक्षाएं बहुत ज्यादा थी? ये आत्मचिंतन आगे तुम्हारे काम आएगा, क्योंकि इन्हीं से तुम भविष्य के रिश्तों में सीखोगे। पर एक बात हमेशा ध्यान रखो, किसी तीसरे के आ जाने से तुम्हारी कीमत कम नहीं हो जाती। अक्सर धोखा खाए पुरुष सोचते हैं कि मुझ में जरूर कोई कमी थी, तभी वो दूसरे के पास चली गई। ये सोच तुम्हें अंदर से तोड़ देगी। सच ये है कि कई बार बेवफाई उस लड़की की अपनी असुरक्षा या अधूरी इच्छाओं का नतीजा होती है, जिसे तुम चाहकर भी पूरा नहीं कर सकते थे। अब तक हमने समझा कि किन परिस्थितियों में कोई तीसरा रिश्ते में दाखिल होता है, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू है उस लड़की के मन की यात्रा। आखिर वो कौन सी भावनाएं, इच्छाएं या डर थे जो उसे तुम्हारे बजाय किसी और की तरफ ले गए? इसके लिए हमें उसके मनोविज्ञान में झांकना होगा। आइए अगले भाग में उसी पर गहराई से नजर डालते हैं। लड़की के मन की यात्रा, वो क्यों जाती है किसी और की ओर? अब तक हमने हालात और बाहरी कारणों की बात की, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख है उस लड़की की मनोदशा
जिसने रिश्ता तोड़ा। किसी भी इंसान के फैसलों के पीछे उसकी भावनाएं, मान्यताएं और मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां होती हैं। चलिए नेहा के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं कि उसने राहुल का साथ छोड़कर आदित्य का हाथ क्यों थामा। भावनात्मक संतुष्टि की तलाश और फैसले का उचितकरण। नेहा को महसूस हो रहा था कि राहुल के साथ रहते हुए भी वो अकेली है। जब वो राहुल को अपनी परेशानी या दिन भर की बात बताना चाहती तो राहुल या तो थका होता या मोबाइल काम में व्यस्त रहता। धीरे धीरे नेहा के मन में ये धारणा गहरी हो गई कि राहुल मुझे समझ नहीं पाता, नहीं उसकी जिंदगी में मेरी वो अहमियत है। उधर आदित्य उसकी हर बात ध्यान से सुनता था, उसके छोटे से छोटे प्रयास को सराहता था। नेहा के दिल को वो गर्मजोशी और अपनापन आदित्य से मिला जो राहुल से गायब होता लगा। इसीलिए जब आदित्य के साथ उसकी नजदीकियां बढ़ी तो नेहा ने भीतर ही भीतर अपने कदम को जायज ठहराना शुरू कर दिया। उसने सोचा होगा, मैं गलत नहीं हूं, मुझे खुश रहने का हक है। राहुल ने मुझे खुश रखने की परवाह नहीं की तो मेरा किसी और से सुख तलाशना गलत नहीं। यह कॉग्निटिव डिसोनेंस, मानसिक द्वंद्व को कम करने का उसका तरीका था। जब कोई व्यक्ति गलत कदम उठाता है तो अपने गिल्ट को घटाने के लिए वो मन ही मन तर्क गढ़ने लगता है कि मेरे ऐसा करने में गलत कुछ नहीं, दोष हालात दूसरे व्यक्ति का था। नेहा ने भी शायद राहुल की कमियों को बढ़ा चढ़ाकर देखना शुरू किया ताकि अपने निर्णय को खुद के सामने सही ठहरा सके। उसे राहुल के साथ बिताए गए अच्छे पल इस वक्त याद नहीं आ रहे थे। ध्यान सिर्फ उन मौकों पर था जब वो उदास रही या उसे लगा कि राहुल ने उसकी परवाह नहीं की। इस मानसिक प्रक्रिया ने उसे यकीन दिला दिया कि राहुल के साथ रहकर वो कभी खुश नहीं रह सकती, इसलिए उसका किसी और की तरफ आकर्षित होना जायज है। इसके साथ ही नेहा को आदित्य के रूप में फिर से इश्क का नशा महसूस हो रहा था। नया नया प्यार, चोरी छुपे मिलना, दिल में दौड़ता एड्रेनलिन, ये एक तरह का रोमांच था जिसने उसे घेर लिया। नई मोहब्बत के रसायनों डोपामिन व ऑक्सीटोसिन ने उसकी निर्णय क्षमता को ढक लिया था। परिणाम स्वरूप नए व्यक्ति के अवगुण उसे दिख ही नहीं रहे थे और पुराने रिश्ते की कमियां ही कमियां नजर आ रही थी। नेहा भी उस रुमानी धुंध में थी जहां आदित्य में उसे कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। मानो सच्चा हमसफर तो यही है, राहुल नहीं। इस अवस्था में उसने अपने पुराने प्यार को त्यागने जैसा कठोर फैसला भी अपेक्षाकृत आसानी से ले लिया, क्योंकि उसके दिलो दिमाग पर नए इश्क का खुमार चढ़ चुका था। अटैचमेंट स्टाइल, असुरक्षा और भीतर के डर। हर इंसान अपने बचपन के अनुभवों और पिछले रिश्तों से एक अटैचमेंट स्टाइल विकसित करता है जो तय करता है कि वो करीबी संबंधों में कैसा बर्ताव करेगा। नेहा का अटैचमेंट पैटर्न संभवतः ऐसा था जिसने इस पूरे घटनाक्रम को प्रभावित किया। यदि नेहा व्यग्र, एंग्शियस प्रवृत्ति वाली थी तो उसके अंदर लगातार ये डर रहता होगा कि मेरा पार्टनर कहीं मुझे छोड़ ना दे या वो मुझसे उतना प्यार नहीं करता जितना मैं करती हूं। ऐसे में जब राहुल काम में व्यस्त रहता या कभी भावनात्मक रूप से उपलब्ध नहीं होता, नेहा की बेचैनी बढ़ जाती। उसे लगता राहुल दूर जा रहा है। इस डर और असुरक्षा में उसने अवचेतन रूप से एक सुरक्षित विकल्प ढूंढ लिया, आदित्य। यानी एक एंग्शियसली अटैच्ड व्यक्ति अक्सर इंतजार नहीं करता कि उसे छोड़ दिया जाए, वो खुद ही किसी और को पकड़कर अपना सहारा सुनिश्चित करने की कोशिश करता है। नेहा ने भी शायद ये सुनिश्चित करना चाहा कि उसके जीवन में कोई ना कोई अपना हो, भले वो राहुल नहीं तो आदित्य ही सही। वही दूसरी ओर कुछ महिलाओं में बचने वाली अवॉइडेंट प्रवृत्ति होती है। ऐसे व्यक्ति रिश्ते में बहुत अधिक नजदीकी या कमिटमेंट से घबराते हैं। इन्हें स्वतंत्रता चाहिए और भावनात्मक दूरी की आदत होती है। अगर नेहा की प्रकृति अवॉइडेंट थी तो मुमकिन है राहुल के साथ बढ़ती प्रतिबद्धता, शायद शादी या गहरी जवाबदेही ने उसे भयभीत किया हो। किसी गंभीर कमिटमेंट या रिश्ते में आई जिम्मेदारियों से बचने के लिए उसने एक आसान रास्ता चुना, एक नए व्यक्ति की ओर भाग जाना। अवॉइडेंट लोग
अक्सर रिश्ता बचाने के लिए मेहनत करने की बजाय भाग जाने को चुनते हैं जब हालात मुश्किल हो। आदित्य के साथ शुरुआत में उसे हल्के फुल्के रोमांच और आजादी का एहसास मिला, बिना गहरी अपेक्षाओं के एक नया साथ जो उसकी अवॉइडेंट प्रवृत्ति को सूट करता था। इसके अलावा नेहा के व्यक्तित्व में यदि अहंकारी या नार्सिसिस्टिक प्रवृत्ति रही होगी तो भी वो एक इंसान से मिली सामान्य अटेंशन पर संतुष्ट नहीं होती। कुछ लोग, स्त्री पुरुष दोनों, अंदर से इतने असुरक्षित होते हैं कि उन्हें हर समय प्रशंसा और वैलिडेशन चाहिए होता है कि वे आकर्षक और महत्वपूर्ण हैं। नेहा को राहुल से शायद एक हद तक ये आश्वासन मिलता था, पर आदित्य से अतिरिक्त प्रशंसा और ध्यान पाकर उसके अहंकार को तृप्ति मिली। वो खुद को पहले से अधिक विशेष महसूस करने लगी। ऐसे में उसने अपनी इस हर पल सराहे जाने की भूख को ही प्रेम समझ लिया और सोचा कि आदित्य के पास जाने से उसे ताउम्र ये भावनात्मक भोजन मिलता रहेगा। आधुनिक सोच, बढ़ती अपेक्षाएं और हाइपरगैमी का पहलू आज की स्वावलंबी युवती नेहा के मन में एक विचार और रहा होगा। मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं, मुझे जिंदगी से वो सब चाहिए जो मुझे पूर्ण संतुष्टि दे। पिछली पीढ़ियों की तुलना में आधुनिक महिलाओं के रिश्तों से अपेक्षाएं काफी बढ़ चुकी हैं। वे चाहती है कि उनका साथी न सिर्फ आर्थिक सुरक्षा दे, बल्कि भावनात्मक सहयोगी, रोमांटिक प्रेमी और सबसे अच्छा दोस्त, सब कुछ एक साथ हो। जब इनमें से कोई पहलू कम पड़ता है तो असंतोष जल्दी जन्म ले लेता है और फिर समाधान के तौर पर रिश्ता बदल लेने का विचार भी आ सकता है। नेहा को लगा होगा कि राहुल एक अच्छे मित्र तो हैं, लेकिन रोमांस और उत्साह में कमी है। समाज भी आज उसे ये संदेश देता है कि तुम्हें अपने जीवन में समझौता नहीं करना चाहिए। जो चीज तुम्हें पूरी खुशी ना दे, उसे छोड़कर आगे बढ़ जाओ। इन बाहरी संदेशों ने नेहा के निर्णय को बल दिया होगा। एक और कड़वी सच्चाई जिस पर बात करना आवश्यक है, कई बार लड़की का किसी बेहतर पुरुष की ओर आकर्षित होना उसके भीतर की हाइपरगैमी, उच्चवर चयन प्रवृत्ति के कारण होता है। हाइपरगैमी का अर्थ है कि स्त्रियां अक्सर अपने बराबर या ऊंचे सामाजिक आर्थिक स्तर के जीवन साथी की ओर रुख करती है। अगर आदित्य किसी भी मायने में राहुल से ज्यादा सफल, धनवान या प्रतिष्ठित था, तो संभावना है कि नेहा के मन में भविष्य की तस्वीर बनी आदित्य के साथ जिंदगी ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक होगी। जरूरी नहीं कि नेहा ने पैसों या हैसियत के लिए प्रेम किया, लेकिन अवचेतन स्तर पर बेहतर जीवन साथी की चाह मानव प्रकृति में होती है। हो सकता है आदित्य की महत्वाकांक्षा, आत्मविश्वास या कोई गुण राहुल से ज्यादा प्रभावशाली था, जिससे नेहा को लगा कि आदित्य उसके जीवन को अगले पायदान पर ले जा सकता है, भावनात्मक, बौद्धिक या भौतिक किसी भी रूप में। हालांकि ये सारी वजह मिलकर भी नेहा के निर्णय को सही नहीं ठहराती, मगर इन्हें समझना इसलिए जरूरी है ताकि तुम जान सको उसके दिमाग में क्या चल रहा था। संक्षेप में, नेहा ने किसी और का हाथ 3 प्रमुख वजहों से थामा। उसे वर्तमान रिश्ते में भावनात्मक कमी लगी और नए इंसान में दिलासा मिला। उसके अपने भीतर असुरक्षा या अटैचमेंट संबंधी डर थे, जिनसे निपटने का गलत रास्ता उसने चुना। उसे लगा नए व्यक्ति के साथ जीवन ज्यादा संतुष्टिदायक या उन्नत होगा, चाहे भावनात्मक स्तर पर या भविष्य की स्थिरता के लिहाज से। इन सब ने मिलकर उसकी सोच को इतना प्रभावित किया कि उसने एक फैसला ले लिया जो बाहर से स्वार्थी और विश्वासघाती लगता है, लेकिन उस पल उसकी नजर में जरूरी और सही लग रहा था। इन विश्लेषणों का मकसद उसके कदम को सही ठहराना नहीं, बल्कि उस मनोविज्ञान को समझना है जिसने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। आखिर जिसका प्यार एक वक्त तुम्हारे लिए सच्चा था, वो भटक कर किसी और के पास क्यों चली गई? इन कारणों ने उसमें अहम भूमिका निभाई। अब सवाल यह है कि जिस सपने की तलाश में नेहा ने ये कदम उठाया, क्या वो सपना सच में पूरा हुआ? अक्सर जिसे खुशियों का सबब मानकर लोग स्थायी रिश्ता तोड़ देते हैं, कुछ समय बाद वही ख्वाब बिखरने लगता है। नई मोहब्बत का जादू उतरते ही
हकीकत सामने आती है। हो सकता है कुछ महीनों बाद नेहा को भी अपने फैसले पर प्रश्न उठें। क्या मैंने गलत आदमी को छोड़ दिया? क्या जिसको चुना वो वैसा निकला? अगले हिस्से में हम इसी पर चर्चा करेंगे। क्या वो फिर लौट सकती है, और अगर हाँ, तो किन परिस्थितियों में उसकी वापसी संभव है? जब कोई तीसरा तुम्हारा प्यार छीन ले, क्या वो फिर लौट सकती है? ये सवाल कई धोखा खाए दिलों में उठता है। क्या वो वापस मेरे पास आएगी? आपने जिसे दिल से चाहा, वो किसी और के साथ चली गई। लेकिन क्या वापसी संभव है? इसका जवाब आसान नहीं, क्योंकि हर स्थिति अलग होती है। फिर भी कुछ आम पैटर्न और मनोवैज्ञानिक पहलू हैं जो बताते हैं कि कब और क्यों कोई भटका हुआ प्यार लौट सकता है। सबसे पहले समझो कि जब नेहा जैसी लड़की आदित्य के साथ जाती है, तो शुरू में वो नए रिश्ते में पूरी तरह डूबी होगी। नया प्यार एक तेज रफ्तार की रोलर कोस्टर की तरह है, रोमांचक और सर्वग्राही। शुरुआती दिनों हफ्तों में नेहा को शायद राहुल की याद का मौका ही न मिले, क्योंकि वो आदित्य के साथ नई दुनिया बनाने में व्यस्त है। इस फेज को अक्सर हनीमून पीरियड कहते हैं, जहां सब कुछ परफेक्ट लगता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, वास्तविक जीवन की चुनौतियां और नए रिश्ते की सच्चाई सामने आने लगती है। नए रिश्ते का भविष्य। शोध बताते हैं कि ऐसे रिबाउंड रिश्ते ज्यादातर लंबे नहीं चलते। लगभग 90% रिबाउंड रिश्ते 2-3 महीनों के भीतर खत्म हो जाते हैं। वजह ये कि जिन कारणों से पुराना रिश्ता टूटा था, वही समस्याएं नई चमक के फीके पड़ते ही फिर सर उठाने लगती है। नेहा और आदित्य के मामले में भी कुछ महीनों बाद रोजमर्रा की जिंदगी की वास्तविकताएं सामने आएंगी। हो सकता है आदित्य उतना समय या महत्व न दे पाए जितने की नेहा को उम्मीद थी, या नेहा को एहसास होने लगे कि आदित्य भी साधारण इंसान है, अपनी कमियों के साथ। कई अफेयर जब एक खुले कमिटेड रिश्ते पति पत्नी जैसे में बदलते हैं, तो उस चोरी छुपे रोमांच का जादू टूट जाता है। साथ ही जो रिश्ता धोखे की बुनियाद पर शुरू हुआ हो, उस पर अविश्वास का साया भी रहता है। नए साथी के मन में खटकता है कि इस रिश्ते की नींव ही विश्वासघात से पड़ी। ऐसे में एक दूसरे पर पूरी तरह भरोसा करना कठिन हो जाता है। दिल के किसी कोने में डर रहता है कि जिसने पहले अपने किसी प्रिय को धोखा दिया, कहीं वो आगे चलकर मुझे भी ना दे दे। इस प्रकार नए रिश्ते के अंदर ही अविश्वास की दीवार उठ सकती है। पछतावे का अंकुर फूटना जैसे ही नए रिश्ते में दिक्कतें दिखनी शुरू होंगी। मान लो आदित्य और नेहा में किसी बात पर बड़ी बहस हो गई, या नेहा को नया पार्टनर पहले जितना रोमांटिक नहीं लग रहा। उसके मन में तुलना जागने लगेगी। उसे याद आएगा, राहुल के साथ ये समस्या नहीं थी, या राहुल मुझे इस मौके पर संभाल लेता था। ये इंसानी फितरत है कि जिसे हम छोड़ आते हैं, वक्त बीतने पर उसकी अच्छी बातें याद आने लगती है। इसे बोलचाल में ग्रास इज ग्रीनर सिंड्रोम का उलटना कह सकते हैं। शुरू में जिसे हमने बेहतर समझकर चुना था, वो उतना बेहतर नहीं निकला, और जिसे छोड़ा था उसकी कद्र समझ आने लगती है। नेहा के दिल में भी धीरे धीरे ये सवाल सिर उठा सकता है कि क्या मुझसे गलती हो गई? खासकर यदि आदित्य के साथ रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाए या टूट ही जाए, तो नेहा एकदम खालीपन महसूस करेगी। नया रोमांच जाता रहा, पुराने प्यार का भरोसा भी टूट चुका था। ऐसे में इंसान स्वाभाविक रूप से उसी सुरक्षित साहिल की ओर देखता है जहां कभी उसे सच्चा प्यार और अपनापन मिला था। नेहा के लिए वो था राहुल, 3 साल का साथ और विश्वास। मुमकिन है एक रात भावुक होकर नेहा पुरानी तस्वीरें या मैसेज देखे और रो दे इस एहसास के साथ कि मैंने क्या खो दिया। ऐसे क्षणों में अक्सर पुराना प्यार दोबारा दस्तक देता है। कई पुरुषों ने अनुभव किया है कि महीनों की खामोशी के बाद अचानक एक्स का मैसेज आ जाता है, हाय कैसे हो, या मुझे हमारी कुछ बातें याद आ रही थी। यह अक्सर संकेत होता है कि उधर से पहल शुरू हो रही है। नेहा भी संभव है पहले हल्के फुल्के संपर्क करे, सोशल मीडिया पर आपकी किसी पोस्ट को लाइक या कमेंट या कोई बहाना बनाकर एक टेक्स्ट, सिर्फ ये देखने के लिए कि आप रिएक्ट कैसे करते हैं। यदि आपने उसे ब्लॉक नहीं किया है,
तो वो ये जानने को उत्सुक होगी कि क्या अब भी रास्ता खुला है या आप सचमुच आगे बढ़ गए। वापसी चाहने के पीछे के मनोभाव। लड़की के लौटने की चाहत के पीछे कई कारण हो सकते हैं। नया रिश्ता टूट जाना, जैसा ऊपर कहा, अगर आदित्य से संबंध खत्म हो जाए या खटपट होने लगे तो नेहा को साफ महसूस होगा कि राहुल उसके लिए ज्यादा स्थिर और वफादार साथी था। एक रिबाउंड के नाकाम होने के बाद अकेले रहना बहुत कठिन लग सकता है, खासकर उनके लिए जिन्होंने ब्रेकअप के दर्द को कभी अकेले फेस नहीं किया। पश्चाताप और माफी की इच्छा। वक्त बीतने के साथ नेहा को अपने किए पर गिल्ट महसूस हो सकता है। संभव है उसे एहसास हो कि जिसने, राहुल ने, उसे इतना प्यार दिया उसके साथ अन्याय हुआ। कुछ लोग दोषी कॉन्शियंस के चलते वापसी का रास्ता लेते हैं, क्षमा मांगने और गलती सुधारने के लिए। पुरानी यादों की पुकार। आपके साथ बिताए सुखद पलों की याद एक मजबूत खिंचाव होती है। मान लो आपने नेहा को उसके करियर में सपोर्ट किया था या घर परिवार के किसी मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया था। ये बातें दिल के किसी कोने में रहती हैं। नए रिश्ते की चमक जाते ही इंसान उन गहरी यादों को मिस करने लगता है। आपका बेहतर बन जाना। अगर ब्रेकअप के बाद आपने खुद को बिखरने नहीं दिया, बल्कि शांत होकर अपनी जिंदगी संवारने में लग गए, जैसे अपना रूप रंग सुधार लिया, करियर में प्रगति की और कुल मिलाकर पहले से ज्यादा खुश नजर आने लगे, तो ये बात भी नेहा को आकर्षित कर सकती है। उसे लगेगा कि मेरे बिना ये और निखर गया। ये एक मनोवैज्ञानिक विरोधाभास है कि जब आप पीछे नहीं भागते तो उल्टे सामने वाला आपकी कमी महसूस कर सकता है। ये डर कि आप सचमुच आगे बढ़ चुके, ये थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड कारण है, मगर होता है। अगर नेहा को भनक मिले कि अब आपके जीवन में कोई और आने लगा है या आप पूरी तरह मूव ऑन हो गए हैं, तो उसके अंदर एक पॉजेसिवनेस जग सकती है। वो मेरा था, भले ही छोड़ने का फैसला उसी का था, मगर आपको किसी और के साथ इमेजिन करके उसे चोट लग सकती है और वो टेस्ट करने लौटे कि कहीं आप वाकई उससे दूर तो नहीं चले गए। इन सब कारणों की मिलीजुली भावना से नेहा वापसी की पहल कर सकती है, लेकिन क्या वो वाकई लौट आएगी? आंकड़े बताते हैं कि हर मामले में ऐसा नहीं होता। एक सर्वे में पाया गया कि लगभग 32% एक्स पार्टनर दोबारा मिलते हैं, लेकिन उनमें से आधे से ज्यादा कुछ ही समय बाद फिर अलग हो जाते हैं। यानी मोटे तौर पर 10 में से 3 एक्स वापस गठबंधन करते हैं, पर स्थायी रूप से साथ रहने वाले शायद 1 से 2 ही होते हैं। इसलिए संभव है नेहा वापसी की कोशिश करे, लेकिन यह भी मुमकिन है कि वो लौटे ही नहीं। अहंकार, शर्म या परिस्थितियां उसे वापस कदम बढ़ाने से रोक सकती है। कुछ लोग गलती समझने पर भी संपर्क नहीं करते क्योंकि ईगो आड़े आ जाता है या डरते हैं कि आप ठुकरा देंगे। खासकर यदि ब्रेकअप कटुता से भरा था तो उसके लौटने की संभावना कम है। वो लौटी लेकिन मन से नहीं। कभी एक सिर्फ इसलिए वापस आती है क्योंकि उसका नया रिश्ता टूट गया और अभी अकेलेपन से बचने के लिए सहारे की तलाश है। इसे बैकअप प्लान कहते हैं। ऐसी वापसी टिकाऊ नहीं होती क्योंकि ये सच्चे पछतावे से नहीं, मजबूरी से प्रेरित है। अगर नेहा केवल इसलिए लौटे कि उसके पास और कोई नहीं है, तो संभव है आगे चलकर जैसे ही उसे नया सहारा मिलेगा, वो फिर छोड़ जाएगी। वो सचमुच पछता कर लौटना चाहती है। ये बेस्ट केस सिनारियो है जिसमें उसे अपनी भूल का वास्तविक एहसास हुआ है और वो पूरे दिल से आपके साथ रिश्ता सुधारना चाहती है। ऐसे केस दुर्लभ है लेकिन मुमकिन है, खासकर अगर आपका बॉन्ड वाकई बहुत खास था और ब्रेक के बाद दोनों को उसकी कद्र समझ आई। क्या वापसी स्थायी होगी? मान लो नेहा वापस आने की इच्छा जताती है और आप भी उसे एक मौका देने को राजी हैं। तब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है विश्वास, ट्रस्ट का। एक बार जो भरोसा टूट जाए उसे फिर बनाना आसान नहीं होता। आपके मन में शंका रहेगी, वो फिर तो नहीं करेगी, और नेहा के मन में भी अपराध बोध या तुलना चलती रहेगी। रिश्ते में आई दरार को पाटने के लिए दोनों को खुलकर संवाद करना होगा और समय देना होगा। कुछ कपल काउंसलिंग और सिंसियर एफर्ट से इसे सुधार लेते हैं,
उन्होंने ईमानदारी से बात कर अपनी अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेकर ट्रस्ट की नई नींव रखी। लेकिन याद रखें, वापसी की कहानी में वक्त और दोनों तरफ की पूर्ण प्रतिबद्धता की जरूरत होती है। आपके लिए जरूरी है कि भावनाओं के आवेग में बहकर तुरंत निर्णय न लें। अगर वो लौटना चाहती है तो पहले उसकी इंटेंट को परखें। क्या वो सच में पछताकर आपके साथ भविष्य बनाना चाहती है या सिर्फ अकेलेपन के डर से वापस आ रही है? उसके शब्दों के साथ उसके एक्शंस को भी देखें। क्या वो ट्रस्ट वापस जीतने को प्रयासरत है, अपनी गलती मान रही है, या उसे एक्सपेक्टेशन है कि आप पिछले घाव को तुरंत भूलकर उसे पहले जैसा अपना लेंगे? इस सेक्शन का सार, हाँ, वो लौट सकती है पर इसकी गारंटी नहीं, और यदि लौटे तो रिश्ता वैसा हो जाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। आपके लिए सबसे आवश्यक है कि आप अपने आप को ठीक करें। उस पर हम अगले सेक्शन में आएंगे। सुलह होनी होगी तो वक्त आने पर हो जाएगी, पर उसके इंतजार में अपनी जिंदगी रोक कर मत रखें। उसकी संभव वापसी को समझें, लेकिन उसे अपनी उम्मीद का केंद्र न बनाएं। बहुत से पुरुष इस उम्मीद में अपनी सुध बुध खो देते हैं। ये अपने साथ अन्याय होगा। इसके बजाय अपना फोकस उस चीज पर करें जिस पर आपका कंट्रोल है, आप स्वयं, चाहे वो लौटे या नहीं। आपके जीवन की बागडोर आपके हाथ में होनी चाहिए। अगले भाग में हम उसी पर ध्यान देंगे। आपकी हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन का सफर, जो आपको इस तकलीफ से उबार कर एक बेहतर जिंदगी की ओर ले जाएगा। और अगर तकदीर से इस दौरान पुराना प्यार वापस आ भी जाए, तो उस वक्त आप अपने नए मजबूत रूप में होंगे। फैसला आपके हाथ में होगा कि उसे लौटने देना है या नहीं। पुरुष के लिए हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन का रोड मैप। अब बारी है आपकी इस दर्द से उबरकर खुद को फिर से खड़ा करने की। यह सफर आसान नहीं, लेकिन अंत में आप खुद को एक नए मजबूत अवतार में पाएंगे। नीचे 8 चरणों का एक रोड मैप है। इन्हें अपनी गति से अपनाएं। याद रखें, इस कहानी के नायक आप हैं, और ये निर्णय कि आप दर्द में डूबे रहेंगे या उससे निकलकर निखरेंगे केवल आपका है। दर्द को पूर्ण रूप से स्वीकारें। फील इट टू हील इट। सबसे पहले खुद को टूटा हुआ महसूस करने की इजाजत दें। जो हुआ है उसे नकारे मत। स्वीकारें कि आपको गहरा दुख पहुंचा है। रोना चाहते हैं तो रोए, दिल का गुबार निकालें। यह स्टोइक दृष्टिकोण के विरुद्ध नहीं है। स्टोइक दर्शन भी कहता है कि प्राकृतिक भावनाएं महसूस होना मानवीय है, बस उनमें बहकर अपनी सोच खोना बुद्धिमानी नहीं। मार्कस ऑरेलियस का प्रसिद्ध कथन है, यदि तुम्हें बाहरी किसी चीज से दुख हो रहा है तो दर्द का कारण वो चीज नहीं बल्कि उसकी तुम्हारी धारणा है, और इसे तुम किसी भी क्षण बदल सकते हो। अपने मन को समझाएं कि हाँ, दर्द है पर यह स्थायी नहीं। आप इस पीड़ा को अपनी मजबूती की प्रक्रिया का हिस्सा मानकर स्वीकार करेंगे तो भीतर एक अजीब सा सुकून आएगा। खुद से कहें, मेरे साथ बुरा हुआ है पर मैं इसे सह लूंगा और इससे सीख लेकर आगे बढ़ूंगा। इस स्वीकार्यता के साथ हीलिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। तुरंत नो कांटेक्ट लागू करें। संपर्क पूरी तरह बंद। ये कदम कठिन जरूर है, लेकिन बेहद जरूरी। ब्रेकअप के बाद ज्यादातर पुरुष सबसे पहले यही गलती करते हैं। एक्स को लगातार कॉल मैसेज करना, मिन्नतें करना, एक मौका और दे दो कहना। आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। उसके नंबर, चैट, सोशल मीडिया, सब कुछ समय के लिए हटा दें या ब्लॉक कर दें। क्यों? क्योंकि जब जख्म ताजा हो तो बार बार वही खंजर घुमाने से वो भरेगा नहीं। आपके दिमाग को उसकी लत लगी थी और अभी आप विड्रॉल से गुजर रहे हैं। ऐसे में उससे बात करना या उसे देखना नमक छिड़कने जैसा है। मन कितना भी बेकरार हो, खुद को रोके। एक और बात, पीछे पड़े रहने से आप उसकी नजर में और गिरेंगे। सम्मान तो मिलेगा नहीं। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार, बहुत ज्यादा उपलब्ध रहो तो अपनी कीमत खो दोगे। अपनी अनुपस्थिति से कद्र बढ़ाओ। जब आप अचानक गायब हो जाते हैं तो सामने वाले को आपकी कमी महसूस होने लगती है। शायद आपने सुना हो, डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर।
दूरी दिल में चाह बढ़ाती है। इसलिए नो कांटेक्ट न सिर्फ आपके आत्मसम्मान के लिए बल्कि उल्टा उसकी जिज्ञासा व सम्मान बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। अभी के लिए मान ले कि वो चैप्टर खत्म। कम से कम अगले 4 से 8 हफ्ते कोई संपर्क नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वो खुद संपर्क करे भी तो भी जवाब बहुत संयत और सीमित रखें या अवॉइड करें। आपको अभी अपने जख्म भरने पर ध्यान देना है, कोई मिक्स्ड सिग्नल्स या इमोशनल बातचीत नहीं करनी। खुद की बुनियादी देखभाल करें और सपोर्ट लें। ब्रेकअप के तुरंत बाद कई लोग अपनी देखभाल ही छोड़ देते हैं। ठीक से खाना बंद, नींद गायब, कामधाम में दिल नहीं, दोस्तों परिवार से कट जाना। आपको होशपूर्वक इसका उल्टा करना है। चाहे मन न करे फिर भी दिन में 3 बार कुछ पौष्टिक खाएं। भले ही गले से उतारना मुश्किल लगे। नींद के लिए रात में फोन वगैरह दूर रखकर गर्म दूध या हर्बल चाय लें। शांत संगीत सुने। कोशिश करें 7 से 8 घंटे नींद लें, क्योंकि दिमाग और शरीर की रिकवरी के लिए नींद सबसे बड़ी दवा है। यदि बेचैनी या उदासी बर्दाश्त से बाहर हो रही है तो किसी काउंसलर या करीबी दोस्त से बात करें। इसमें शर्म की कोई बात नहीं। अपने सबसे करीबी दोस्त, भाई या विश्वसनीय व्यक्ति को बताएं कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है। एक सच्चा दोस्त आपको निगेटिव ख्यालों के दलदल से निकाल सकता है, आपको सामान्य गतिविधियों में लगाए रख सकता है। याद रखें, कठिन समय में मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। आत्मचिंतन करें, खुद को कोसे नहीं। कुछ हफ्तों बाद जब भावनाएं थोड़ी स्थिर हो, शांत मन से बीते रिश्ते पर नजर डालें। ईमानदारी से सोचें कि कहाँ चीजें गलत हुई। ये मैं ही गलत हूं वाला सेल्फ टॉक नहीं होना चाहिए, बल्कि एक अवलोकन होना चाहिए। क्या आपसे कोई चूक हुई? मसलन, क्या आप काम में इतने व्यस्त रहे कि उसका भावनात्मक ख्याल न रख पाए? या कहीं आप जरूरत से ज्यादा नियंत्रित, कंट्रोलिंग तो नहीं थे? या फिर शुरुआत में ही कुछ मूल असमानताएं थी जिन्हें नजरअंदाज किया गया? इन सवालों के जवाब नोट करें। इससे 2 फायदे होंगे। 1, आपके मन में बार बार जो ऐसा क्यों हुआ कि रील चल रही है उसे दिशा मिलेगी। दूसरा, आप भविष्य के लिए परिपक्व बनेंगे। लेकिन ध्यान रहे, उसके धोखे के लिए खुद को 100% दोषी मत ठहराएं। अपनी गलतियों से सबक लें, मगर अपनी अच्छाइयों को भूलकर खुद की वैल्यू मत गिरने दें। जैसे कार एक्सीडेंट में मौसम, सड़क, दूसरी गाड़ी सभी फैक्टर होते हैं, वैसे ही ब्रेकअप में भी दोनों पार्टनर्स व परिस्थितियों का हाथ होता है। जो आपके नियंत्रण में था, जैसे बेहतर कम्युनिकेशन, उसे आगे सुधारें। जो नहीं था, उसका चरित्र, उसे स्वीकारें और छोड़ दें। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास फिर बनाएं। जब कोई जिसे आपने अपना सर्वस्व मान लिया था वो छोड़कर जाता है तो खुद पर शक होना लाजमी है। मन में आता है मुझ में ही कमी रही होगी। इस निगेटिव ख्याल को पकड़कर बाहर फेंक दे। कागज कलम लेकर बैठें और अपने गुणों की सूची बनाएं। जी हां, लिखकर आपके भीतर क्या क्या अच्छा है। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका करियर, आपकी ईमानदारी, आपका ट्रैक रिकॉर्ड कि आपने रिश्ते में बेस्ट दिया, सब नोट करें। समझे कि आप पर्याप्त हैं। इस घटना ने आपके आत्मविश्वास पर जो चोट की है उसे भरने के लिए आपको कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, खुद को राजा जैसा मानो, तभी लोग तुम्हें राजा जैसा मानेंगे। मतलब अपना सिर झुकने न दे। अभी भले दिल टूटा है, फिर भी खुद को संभाल कर रखें, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके मन को भी प्रभावित करती है। आईने में आंखें मिलाकर देखें और कहें, मैं मूल्यवान हूं, मुझ में खूबियां हैं। शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन ये पॉजिटिव अफर्मेशंस दवा का काम करेंगे। कुछ भरोसेमंद दोस्तों से मिलें जुले। आपको एहसास होगा कि लोग अब भी आपकी कद्र करते हैं, आपकी कंपनी एंजॉय करते हैं। धीरे धीरे आपका खोया आत्मविश्वास लौटने लगेगा। शारीरिक स्वास्थ्य व लाइफस्टाइल सुधारें। अब अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाने का वक्त है। इस हार्ट ब्रेक की आग को
आप अपने आप को तराशने की भट्टी में बदल सकते हैं। जिम ज्वाइन करें या घर पर एक्सरसाइज शुरू करें। दौड़ लगाएं, तैरें, योग करें, बॉक्सिंग या कोई भी खेल जो भी आपको पसंद हो। शरीर को गतिशील रखें। एक्सरसाइज से 2 फायदे होंगे। 1, आपका स्ट्रेस, गुस्सा पसीने के रास्ते बाहर निकलेगा। दूसरा, आपका शरीर फिट और आकर्षक बनने लगेगा। कुछ ही महीनों में आप खुद को शारीरिक रूप से पहले से बेहतर हालत में पाएंगे। आईने में उभरती मजबूत काया आपको अंदर से भी ताकत देगी। हाँ, मैं खुद को संभाल सकता हूं, मैं कमजोर नहीं हूं। साथ ही अपनी ड्रेसिंग और ग्रूमिंग पर ध्यान दें। बाल, दाढ़ी, कपड़े, एक फ्रेश लुक अपनाएं। ये सब बदलाव आप अपने लिए कर रहे हैं, किसी और को दिखाने के लिए नहीं। लेकिन यदि भविष्य में कभी आपकी एक्स या उसे जानने वाला कोई आपको देखेगा, तो उसे भी एहसास होगा कि आप इस कठिन दौर से निखर कर निकले हैं। अपने करियर या पढ़ाई में जो लक्ष्य थे, उन पर पूरे जी जान से जुट जाए। कई महान लोगों ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलताएं किसी दिल टूटने के बाद ही हासिल की है। इतिहास गवाह है कि दुख को ताकत में बदलने वाले ही विजेता कहलाते हैं। आप भी ठान लें कि इस अनुभव को इंजन बनाकर खुद को करियर, ज्ञान, धन, हर लिहाज से बेहतर स्थिति में ले जाएंगे। कल्पना कीजिए 1 साल बाद का, जब आप शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तौर पर कहीं ज्यादा मजबूत होंगे, तो ये आज का दर्द आपको अपने चरित्र निर्माण की आंच मात्र लगेगी। स्टोइक बने, भावनाओं पर नियंत्रण और धैर्य। अब तक आप काफी संभल चुके होंगे। इस चरण में स्टोइक दर्शन के कुछ प्रैक्टिकली लागू सिद्धांत अपनाएं। पहला, जिस पर नियंत्रण नहीं, उसे स्वीकारें और जाने दें। आप उसे एक्स को सीधे नियंत्रित नहीं कर सकते, नहीं समय को पलट सकते हैं। तो फिर उस पर बार बार सोचना खुद को सजा देने जैसा है। इसे मानसिक रूप से छोड़ दें। दूसरा, अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करें। स्टोइक्स कहते हैं, इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू रिएक्ट दैट मैटर्स। तुम्हारे साथ क्या हुआ ये मायने नहीं रखता, उस पर तुम कैसी प्रतिक्रिया देते हो ये रखता है। अब अगर कभी उसका जिक्र आए या सामना भी हो जाए, तो खुद को शांत रखें। न क्रोध दिखाए, न गिड़गिड़ाए, बस सामान्य संयत व्यवहार करें। खुद को चैलेंज दें कि आप अपनी भावनाओं के ट्रिगर के स्वामी बनेंगे। इसमें मेडिटेशन बहुत मदद करेगा। रोज 10 मिनट आंखें बंद करके लंबी सांसों पर ध्यान दें। विचार आए तो आने दें और जाने दें, उनमें बहे नहीं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि मन में स्थिरता आने लगी है। तीसरा, विपत्ति को ज्ञान में बदलें। हर रात या हफ्ते में एक बार डायरी लिखें कि इस अनुभव ने आज आपको क्या सिखाया। शुरुआत में शायद दर्द ही लिखें, लेकिन कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आप अपने ग्रोथ की बातें लिख रहे हैं। आपका दर्द अब आपके चरित्र निर्माण में ढल रहा है। एक समय आएगा जब आप गर्व से कह सकेंगे कि मैं टूटा था, मगर उस टूटने ने मुझे और मजबूत जोड़ दिया। यही स्टोइक दर्शन का सार है। बाधा ही रास्ता बन जाए। और हां, मन में उसके लिए क्षमा भी रखें। माफ करना कमजोरी नहीं है। आप उसके लिए नहीं, खुद के दिल के बोझ के लिए माफ करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे वापस स्वीकार कर रहे हैं, बल्कि बस ये कि अब उसके प्रति नफरत का भार लेकर आप आगे नहीं बढ़ेंगे। फॉरगिव एंड फॉरगेट नहीं, बल्कि फॉरगिव एंड इवॉल्व, माफ करके आगे बढ़े। भविष्य की ओर देखें। नया मकसद, नई उम्मीद। खुद को पर्याप्त समय दें, लेकिन हमेशा के लिए दिल के दरवाजे बंद मत करें। जब आप वाकई अपने आप में संतुलित और खुश महसूस करने लगे, तो जिंदगी में नई संभावनाओं के लिए तैयार रहें। हर रिश्ता अलग होता है। संभव है आगे चलकर कोई ऐसा मिले जो आपको बेइंतहा चाहे और आपके प्रति पूर्ण निष्ठा रखे। पर फिलहाल अच्छी बात यह है कि आप बिना किसी के भी खुश रहना सीख चुके हैं। यही आपकी सुपर पावर है। अब अपने जीवन का कोई नया मकसद चुनें। चाहे करियर में ऊंचा मुकाम हो, परिवार की जिम्मेदारी, किसी क्रिएटिव पैशन को फॉलो करना या समाज की भलाई में योगदान देना।
जब आपके पास जीने का उद्देश्य होता है, तब पुरानी यादें आपको डिफाइन नहीं करती। नए मकसद के पीछे दौड़ते दौड़ते आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका दिल उस पुराने जख्म से पूरी तरह आजाद हो गया। नए लक्ष्य आपको सुबह बिस्तर से निकलने का जोश देंगे और रात को संतोष की नींद। इन चरणों पर चलते हुए आप धीरे धीरे उस अंधेरी सुरंग से निकलकर एक नए प्रकाश में प्रवेश करेंगे। आज जो हालत है, 1 साल बाद वैसी नहीं रहेगी, लेकिन इसके लिए आपको खुद को चुनना होगा। खुद को प्राथमिकता देना कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक स्वस्थ मन के लिए आवश्यक है। जब आप खुद को संभाल लेते हैं, तभी भविष्य में आप किसी और को खुश रखने के काबिल बनते हैं। एक प्रेरणादायक वास्तविक कहानी। चलिए इस रोड मैप पर चलते हुए बदलाव की एक सच्ची मिसाल देखते हैं। यह कहानी मेरे एक साथी सौरभ की है। प्राइवेसी हेतु नाम बदला हुआ। सौरभ एक होनहार इंजीनियर था, जिसकी मंगनी कॉलेज की प्रेमिका से हुई थी। सौरभ अपनी मंगेतर को बेहद चाहता था और शादी के सपने बुन रहा था, लेकिन अचानक एक दिन उसकी मंगेतर ने रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि उसे एक अमीर एनआरआई विदेश में बसे भारतीय जीवन साथी के रूप में मिल गया था। सौरभ पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। सालों का प्यार, भरोसा सब चूर चूर हो गया। मंगेतर ने साफ कह दिया कि वो विदेश जा रही है और सौरभ से बेहतर जिंदगी चुन रही है। कुछ हफ्ते सौरभ बिल्कुल टूट चुका था। दिन भर कमरे में पड़ा रहता, किसी से बोलता नहीं। लेकिन फिर एक दिन उसने अपने आप से वादा किया कि वो खुद को यही खत्म नहीं करेगा। बचपन से उसका सिविल सर्विस आईएएस बनने का सपना था, जो नौकरी के दौरान पीछे छूट गया था। उसने निश्चय किया कि अब वो अपना पूरा ध्यान उसी सपने को पूरा करने में लगाएगा। सौरभ ने नौकरी छोड़कर घर पर रहकर पढ़ाई शुरू की। दिल के दर्द को उसने किताबों के पन्नों में झोंक दिया। दिन रात मेहनत की। सुबह उठकर दौड़ लगाता, फिर घंटे भर ध्यान करता ताकि मन स्थिर हो, और फिर लाइब्रेरी में दिन भर पढ़ाई। दोस्त मिलते तो कहते भूल जा यारों से, तो वो मुस्कुरा कर कहता मैं अपने आप को साबित करना चाहता हूं। उसने सोशल मीडिया आदि से दूरी बना ली और लगभग एक तपस्वी जैसा जीवन बिताया अगले 2 सालों तक। पहले प्रयास में सौरभ यूपीएससी की मुख्य परीक्षा तक पहुंचा, पर अंतिम सूची में नाम नहीं आया। कुछ लोगों ने कहा इतना सब करके भी नाकामयाबी, लेकिन सौरभ ने हार नहीं मानी। उसे अपने आप पर भरोसा था। अगले साल वो दुगनी शक्ति से पढ़ाई में जुट गया। इस बीच उसने अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा। संतुलित खाना, नियमित व्यायाम, हल्का संगीत, जो भी सकारात्मक चीजें थी, उन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल रखा। दूसरे प्रयास में सौरभ ने न सिर्फ परीक्षा पास की, बल्कि ऑल इंडिया टॉप 50 में जगह बनाई। वो एक प्रतिष्ठित आईएएस अधिकारी बन गया। आज सौरभ एक जिले का कलेक्टर है और जनता की सेवा कर रहा है। 2 साल पहले उसकी शादी भी हुई, एक बेहद समझदार और सौम्य स्वभाव की युवती के साथ, जो उसी के सर्विस बैच की ऑफिसर है। सबसे रोचक बात, जब सौरभ का यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ, तो उसकी पुरानी मंगेतर ने उसे बधाई का मैसेज भेजा और मिलने की इच्छा जताई। शायद उसे एहसास हुआ हो कि जिसे वो छोड़ गई थी, वो कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुका है। सौरभ ने विनम्रता से धन्यवाद देकर मुलाकात टाल दी। उसके दिल में न कोई बदला था, न कोई विशेष दिलचस्पी। वो अध्याय वो कब का बंद कर चुका था। आज जब कभी उस पुराने वाक्य का जिक्र होता है, तो सौरभ शुक्रिया अदा करता है कि उस धोखे ने उसे खुद को तलाशने और अपने सपने पूरे करने की आग दी। अगर वो उस गम में डूबा रहता, तो शायद आईएएस बनने का अपना सपना छोड़ चुका होता। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? यही कि जो पल भर को आपकी दुनिया खत्म होती लग रही है, वो दरअसल एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत हो सकता है। सौरभ ने अगर उस चोट को बहाना बनाकर खुद को बर्बाद किया होता, तो आज न वो गौरव होता, न आत्मसम्मान। उसने दर्द को ईंधन बनाया और एक नई इबारत लिखी। ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं हमारे आसपास, बस जरूरत है उनसे प्रेरणा लेने की। अंत में
एक बात और, इस अनुभव के बाद सभी महिलाओं या प्यार पर से विश्वास खो देना सहज है, लेकिन ऐसा न करें। जिस तरह हर पुरुष एक जैसा नहीं होता, उसी तरह हर महिला भी वैसी नहीं होती जैसा अनुभव आपने किया। विश्वास रखें कि आगे चलकर आपको फिर सच्चा प्यार मिल सकता है। बस पहले खुद को खुश रखना सीखें। याद रखो, अंत में जीत हमेशा स्वयं को चुनने वालों की होती है। अगर ये शब्द आपके दिल को छू गए हों, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं खुद को चुनता हूं। अपने उज्जवल, निर्भय भविष्य की ओर बढ़ते रहें। याद रखें, अंत में जीत हमेशा स्वयं को चुनने वालों की होती है।